हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका MIS बाय ईशू शर्मा पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने एक सीरीज शुरू की हुई है और इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज इकोनॉमिक और ज्योग्राफी की जो है पूर्वावलोकन यानी घटना चक्र जो है आपको कवर करवा रही हूँ। इसमें हमारा थ्योरी प्लस MCQs की क्लास रहती है। इसमें थोड़ा सा थ्योरी करते हैं, उसके बाद हम MCQs के रिवीजन करते हैं। एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं एक टॉपिक से जितने भी बने हुए हैं इसमें, तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, तो हम अपनी इसकी सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज जो हमारी क्लास है ये थर्ड क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लास ले चुकी हूँ और उन 2 क्लास में ये नहीं है कि मैंने 2 ही टॉपिक को लिया है। उसमें उसमें मैंने एक क्लास में 3 से 4 टॉपिक को भी ऐड किया हुआ है, क्योंकि स्टार्ट में मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। और बेसिक में क्या है कि थोड़ा सा परिचय है और बस आधारभूत जो है वो है बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं। तो उसमें 2-3 टॉपिक को मैंने इंक्लूड कर दिया है फर्स्ट और सेकंड क्लास में, बिकॉज ऑफ शॉर्ट टॉपिक। बहुत ही छोटे टॉपिक हैं और उनमें क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, लेकिन छोटे होने के कारण मैंने इसमें मतलब 3-4 टॉपिक को इंक्लूड कर दिया था, बिकॉज वो टॉपिक छोटे थे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो कृषि से रिलेटेड है, फसलों से रिलेटेड है। और आज का टॉपिक इतना बड़ा है, इतनी बड़ी क्लास होगी कि फिर भी जो है टॉपिक शायद एक क्लास में कंप्लीट ना हो, क्योंकि जो ये टॉपिक है आज का हमारे इकोनॉमिक्स का, इस टॉपिक में 200 से 250 क्वेश्चन बने हुए हैं कि कौन सी फसल कहाँ उगाई जाती है, कौन सा राज्य अग्रणी है, किस में है, किस फसल में है। तो ये सब चीज़ें हम इस क्लास में करने वाले हैं और क्लास में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सभी को पता है कि फसल वाले इससे टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन तो हमारे आ ही जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलो हम शुरुआत करते हैं। ये कृषि वाले टॉपिक से, फसल वाले टॉपिक से पहले मैंने एक ये थोड़ा सा ये लिया सतत आर्थिक विकास वाला टॉपिक भी लिया है। इसमें क्वेश्चंस वैसे तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन इसमें जितने क्वेश्चन बने हुए वो भी मैंने लिए हैं, लेकिन ये शॉर्ट था तो मैंने उसमें दोनों टॉपिक को इंक्लूड कर लिया। पहले हम ये करते हैं सतत आर्थिक विकास। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सतत आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात कही जाती है। यह अवधारणा 1960 के दशक में तब विकसित हुई जब लोग औद्योगिकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव से अवगत हुए। सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत वर्ष 1962 में हुई, जब वैज्ञानिक रोकल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी। साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वैज्ञानिक रोकल कार्सन ने। यह पुस्तक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक पक्षों के मध्य परस्पर संबंधों के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई। वर्ष 1968 में जीव विज्ञान शास्त्री पॉल इरलिच ने अपनी पुस्तक द पॉपुलेशन बम प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने मानव जनसंख्या, संसाधन दोहन तथा पर्यावरण के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला था। ये देख लेते हैं सतत विकास के उद्देश्य क्या क्या हैं। देखो, सतत विकास के कुछ दूरगामी तथा व्यापक उद्देश्य हैं जो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र बंधनों से मुक्त हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये उद्देश्य शोषणकारी मानसिकता की जंजीरों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति हेतु ऐसा अधिकार पक्ष हैं जिन्होंने राष्ट्रों की जैव संपदा को नष्ट होने से बचाया। संक्षेप में उद्देश्य निम्न है। कौन कौन से हैं? पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को दुरुपयोग से बचाना है। ऐसी नई वैज्ञानिक तकनीकों की खोज करनी है जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करे। इससे प्रकृति को जो है कोई भी नुकसान ना हो, उसके दुरुपयोग ना हो। विविधता की रक्षा करना था। विकास की नीतियों में स्थानीय समुदाय को शामिल करना। शासन की संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना और उन्हें अधिक लचीला, पारदर्शी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना, ये भी हमारा सतत विकास का उद्देश्य है। फिर ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की योजना बनाना जो निर्धन देशों की आवश्यकताओं को समझकर बिना उनके पर्यावरण को नष्ट पहुंचाए, हानि पहुंचाए, उनके विकास में मदद करें। अधिकांश लोगों के जीवन स्तर को समानता तथा न्याय के अनुरूप बनाना भी सतत विकास का उद्देश्य है। सतत विकास का एक मूल आधारित अवधारणा है जो परस्पर सह अस्तित्व तथा सभी के लिए सम्मान जैसे आदर्शों की मांग करता है। यह एक निरंतर विकास प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा पर्यावरण घटकों में सामंजस्य पर आधारित है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चन हमारा फर्स्ट आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो आप सभी को पता होगा कि नोडल संस्था क्या है सतत विकास के लिए। वो है नीति आयोग। ठीक है, भारत में सतत विकास लक्ष्यों यानी एजेंडा 2030 के समन्वय एवं कार्यान्वयन हेतु नोडल संस्था कौन है? वो है नीति आयोग। फिर भारत का 2016 के सुस्थिर विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान है? ध्यान रखना है कि 2016 के अकॉर्डिंग है ये, तो ये 2016 में हमारा क्या था? 110 था।
और अब अगर देखोगे 2022 में 163 देशों की सूची में भारत का स्थान 121वां है, जबकि शीर्ष स्थान पर क्रमशः फिनलैंड रैंक 1, डेनमार्क रैंक 2 तथा स्वीडन रैंक 3 स्थान पर है। फिर आता है सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। 2017 के सूचकांक में अगर आप देखोगे तो ये था 116 यानी कि 116वां स्थान था। और अगर आप देखते हो 2022 में तो 2022 में कौन सा अभी हमने देखा 121वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है। तो किसमें वर्गीकृत किया गया है, ये किया गया है अच्छा प्रदर्शन यानी परफॉर्मर। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी यानी सतत आर्थिक विकास इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था। शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित कौन नहीं था, वो नहीं था गुजरात। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन थे, केरल था, दूसरे पे हिमाचल, तीसरे पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश चौथे पे और गोवा 5वें स्थान पर था। तो कौन शामिल नहीं था इसमें, गुजरात नहीं था। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य एसडीजी के इंडिया सूचकांक के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा जो राज्य है वो है केरल। अभी पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। अभी हमने देखा था क्या नहीं है, गुजरात नहीं है। फिर है नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्यों की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता अग्रणी निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है, तो कौन सा अग्रणी राज्य नहीं है, वो नहीं है गुजरात। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्न में से कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था। शीर्ष 3 की बात हो रही है, तो सबसे पहला कौन था, कोयम्बटूर, दूसरा चंडीगढ़ और तीसरा तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो और चौथा था हमारा कोच्चि। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो इंदौर नहीं है बिल्कुल। ठीक है, 10th क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता ये कौन से लक्ष्य में दिया गया है, ये एसडीजी 7 में दिया गया है। ठीक है, एसडीजी एक मिनट स्वच्छ जल नहीं 6 में दिया गया, एसडीजी 6 में दिया गया है। ठीक है, पानी के लिए स्वच्छ जल यानी 6। ठीक है, और 7 में स्वच्छ वायु दिया गया है, तो इसमें आ जाएगा एसडीजी 6 जल की उपलब्धता। ठीक है, ये रहा एसडीजी 6। ठीक है, फिर 11th संवर्धी की सीमा लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा किसने दी थी, ये दी थी क्लब ऑफ रोम ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिडोज 1972 के अनुसार विश्व जनसंख्या औद्योगिकरण प्रदूषण खाद्यान्न उत्पादन और संसाधन आवश्यक में यदि वर्तमान प्रवृत्तियां अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो हमारे ग्रह पर समृद्धि की परिसीमाएं आ जाएंगी। अगले कितने वर्षों में आ जाएंगी, तो अगले 100 वर्षों में आ जाएंगी। मिडोज महोदय द्वारा वर्ष 2004 में इस सीमा को घटाकर 30 वर्ष कर दिया गया है। पहले क्या था 1972 में जो उन्होंने उदाहरण वो अपने जो विचार दिए थे उन्होंने उसमें कहा था कि 100 वर्षों के बाद, अब इन्होंने कह दिया 30 वर्षों तक ही ये है, ऐसा हो जाएगा। पर्यावरण कुछ नेट्स वक्र पर्यावरणीय स्थिति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। पर्यावरण कुछ नेट्स वक्र इस पर्यावरण कुछ नेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है, तो ये उल्टे यू आकार का होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है और एक कारण है, तो हमें कूट की सहायता से इसके उत्तर का चयन करना है। कथन है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है
जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरी करे। बिल्कुल सही। तो इसमें कथन भी सही है और कारण भी सही है, जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी सही से करता है। तो आंसर हमारा रहेगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 15th क्वेश्चन है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग करने के लिए किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? देखो भाई, आज जो हमारे सुख हैं उनको हम परित्याग किए बिना भविष्य के लिए जो है ऊर्जा संसाधनों को बचा कर रखें, तो ये किसको किसको डिफाइन करता है? ये संपोषणीय विकास, सतत विकास, यानी किसको परिभाषित करता है? ये संपोषणीय विकास यानी सतत आर्थिक विकास को क्या करता है? परिभाषित करता है। फिर है धारणीय विकास, वही यही है, सतत विकास, संपोषणीय विकास, धारणीय विकास एक ही बात है, ठीक है। धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर, वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है, थोड़ा सा अलग है बस, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्न में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो ये आ जाएगा हमारा समावेशी विकास, सॉरी धारण क्षमता से जुड़ा हुआ। विकास की तो इन्होंने डेफिनेशन दे दी है, ठीक है। धारण क्षमता या वहन क्षमता का तात्पर्य किसी विशेष संसाधन द्वारा अपने भीतर जीवों की अधिकतम संख्या को बनाए रखने की क्षमता से है, अतः इसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं को पारिस्थितिकी तंत्र के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर हम जो है पूरा करते हैं, ठीक है। आईएएस प्री 2010 में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट हमारा है सतत विकास का आधार। सतत विकास का आधार क्या है? सतत विकास का आधार है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो ये प्राकृतिक संसाधनों की, ठीक है। नेक्स्ट है सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय हैं। सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय क्या है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, यही है सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय। नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है, अवस्थित है कहाँ? अवस्थित है नीम राणा, ये राजस्थान में अवस्थित है। नीम राणा राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। यहाँ पर किए गए लगभग सभी विकास कार्य टिकाऊ आर्थिक विकास के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक अखंडता, पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन एवं पर्यावरण का प्रबंधन करना। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा पोषकीय पर्यटन हेतु 12 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है, जो कौन कौन से हैं? आर्थिक व्यवहार्यता, स्थानीय समृद्धि, रोजगार की गुणवत्ता, सामाजिक समानता, आगंतुक पूर्ति, स्थानीय नियंत्रण, सामुदायिक भलाई, सांस्कृतिक समृद्धि, भौतिक अखंडता, जैविक विविधता, संसाधन दक्षता तथा पर्यावरण शुद्धता आदि। आदि नहीं, इतनी ही है, ठीक है, 12 ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? टास्क फोर्स का निर्माण किसने किया है? वो किया नॉर्वे ने, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाएगा? तो किसको हम समझेंगे? जनसंख्या में साक्षरों के अनुपात को नहीं, इसको सामाजिक पूंजी थोड़ी ना समझेंगे। इसके भवन, अन्य आधारिक संरचना और मशीन स्टॉक को, कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का माप, या समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य के स्तर को क्या समझा जाएगा? सामाजिक पूंजी। या सामाजिक पूंजी यानी कि सोशल कैपिटल हम किसको समझेंगे? समाज में आपसी भरोसे को समझेंगे, विश्वास को समझेंगे, आप आपस में जो मतलब एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार है उसको समझेंगे हम, ठीक है। सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी, ये रहा। देखिए, सामाजिक पूंजी का अर्थ है समाज के लोगों के बीच क्या परस्पर सहयोग होना चाहिए, साझा मूल्य होना चाहिए, परस्पर विश्वास होना चाहिए, साझी पहचान की भावना होनी चाहिए, अंतर व्यक्तिक समझ या एक साझी समझ, ये सब क्या है? ये सोशल कैपिटल के सोर्स है, ठीक है, तत्व जिसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। बिल्कुल नहीं। देश के लोगों के ज्ञान, कौशल, क्षेत्रों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है। जी। गोचर धन का संचय हो पाता है, नहीं। अगोचर धन का संचय हो पाता है, बिल्कुल। तो इसमें सेकंड और फोर्थ इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है। देखो, मानव पूंजी निर्माण का तात्पर्य देश के लोगों में कौशल संवर्धन तथा उनकी समझ और क्षमताओं के विस्तार से है। ठीक है। कौशल संवर्धन तथा उनकी समझ और क्षमताओं के विस्तार से है। किसी देश के लोगों को सामान्य श्रमिक से एक अधिक दक्ष और कुशल व्यक्ति के रूप में रूपांतरित करने हेतु उसे शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया को ही मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है। मानव पूंजी निर्माण से देश में अगोचर संपत्तियों जैसे कि ज्ञान, नैतिकता, बौद्धिक संपदा आदि का संचयन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौशल विकास योजना बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है कौशल विकास योजना? तो कौशल विकास योजना हमारी मानव पूंजी को बढ़ाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा पूछा है। ठीक है। तो इसमें हमारा आएगा सिंचाई, चिकित्सा देखभाल। मानव पूंजी पर प्रभाव डालेगा शिक्षा भी और प्रशिक्षण भी। शिक्षा नहीं होगी तो इससे प्रभाव पड़ेगा, और शिक्षा होगी तो भी। प्रशिक्षण अगर हम देंगे तो अच्छी बात है। चिकित्सा देखभाल अगर हम स्वस्थ रहेगा इंसान तो इससे भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। स्वस्थ नहीं रहेगा तो इससे भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये तीनों के तीनों है ABC, जो प्रभाव डालेंगे, और जो डालेगा नहीं सिंचाई, इससे मानव से क्या लेन देन है। ठीक है। सिंचाई का मानव पूंजी के निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अगर सारित करता है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्या अगर सारित करता है? उपरोक्त सभी को अगर सारित करता है। क्या क्या? संसाधनों के समुचित प्रयोग को, कुशलता में विकास को और उत्पादकता में वृद्धि को अगर सारित करता है। फिर निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक, समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? संरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, ये सभी बहुत ही आवश्यक तत्व हैं समावेशी समृद्धि के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती, यानी एक ऐसा है जिससे समावेशी विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा क्या रहेगा? ये रहेगा राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। क्या? राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से इसमें क्या है? समावेशित विकास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रामीण विकास से बिल्कुल पड़ेगा। कृषि से और कृषकों को पर्याप्त साख से भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? समावेशी शासन के अंग हम किसको कहेंगे? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को, या बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना? बिल्कुल नहीं। सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्ययों में बढ़ोतरी करना, और दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना, इन तीनों को कहेंगे हम समावेशी शासन के अंग। नेक्स्ट है, सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन से कार्य सहायक साबित हो सकते हैं? तो कौन से कार्य सहायक साबित हो सकते हैं? वो है स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन देना। आगे के देख लेते हैं, ये तो होगा ही। आगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ये भी आएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना, तो ये भी तीनों के तीनों इसमें बिल्कुल सही दिए हुए हैं। देखो, समावेशित वृद्धि से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों तक सभी संसाधनों के लाभ का समान रूप से पहुंचाने से है। तो ये सब क्या है? ये समाज के तो संसाधन है, तो इनको अगर हम समाज तक पहुंचाएंगे तो क्या होगा? समावेशित वृद्धि होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया? धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन जो जोड़ा गया था वो किस आर्थिक सर्वेक्षण में जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 2011 और 12 के आर्थिक सर्वेक्षण में। ठीक है। अब हम चलते हैं कृषि एवं संबंध क्षेत्र पे। जो मैं कह रही थी, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और इससे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक बने रहिए, क्योंकि अब जितनी लंबी क्लास चलेगी सारे के सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से होंगे। यहाँ तक कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ले लिए, उसके बाद भी क्वेश्चन बच गए तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगी। तो आप अभी मैंने इस क्लास में 100 क्वेश्चंस लिए हैं इस टॉपिक से। ठीक है। तो हम सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधा यहाँ।
सॉरी भाई सॉरी, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है मेरी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है और एक कारण है। कोड की सहायता से हमें उसका उत्तर देना है। कथन है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और कारण है कि क्योंकि बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित है। देखो, केंद्रीय बजट 2021 और 20-21 था, उसमें क्या था, कृषि की आय को दोगुनी करने का उद्देश्य था, जो उस पर ध्यान केंद्रित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। और बजट में घोषित जो 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्र, ये भी बिल्कुल सही है। और जो ये इसके मतलब व्याख्या है वो भी इसकी सही करता है। तो हम जाते हैं आंसर यानी ऑप्शन ए के साथ, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। जेनेटिक उद्योग में क्या सम्मिलित है? तो जेनेटिक उद्योग में तो कृषि सम्मिलित है ना, शिकार करना, मछली पकड़ना, खनन, ये जेनेटिक उद्योग नहीं है। जेनेटिक उद्योग वो कहलाते हैं जो विक्रय के उद्देश्य से निश्चित प्रजाति के पौधों तथा जंतुओं के प्रजनन तथा वृद्धि में संलग्न हो। ऐसे उद्योगों का मुख्य उद्देश्य विक्रय से लाभ कमाना होता है, जैसे कि पौधों की नर्सरी, पशुपालन और मुर्गी पालन। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा कृषि। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो खाद्यान्नों का वितरण खाद्यान्न प्रबंधन का उद्देश्य है, खाद्यान्नों की खरीद ये भी इसका उद्देश्य है, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव खाद्यान्न प्रबंधन में ही तो आता है, खाद्यान्नों का निर्यात करना खाद्यान्न प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है, हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक या कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी? तो कौन सी नीतियां थी जो चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी? वो था न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, ये सब जो तत्व थे सबके सबके चावल के मूल्य को जो प्रभावित कर रहे थे। उपभोक्ता सहायक या सब्सिडीज। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? भारत में किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? तो सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना ये सार्वजनिक निवेश नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण बिल्कुल, सामाजिक पूंजी विकास ये भी आएगा इसी में, सार्वजनिक निवेश में। फिर है बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी, ये नहीं आएगा। सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना, तो ये आ जाएगा सार्वजनिक निवेश में, क्योंकि सरकार ने सार्वजनिक यानी पब्लिक के लिए, समाज के लिए क्या है, निवेश किया है ना। देखो, हरित क्रांति के दौरान और हरित क्रांति के बाद की अवधि में कृषि में सार्वजनिक और निजी पूंजी निर्माण ने फार्म सेक्टर की प्रगति के लिए उल्लेखनीय योगदान किया है। प्रारंभिक कृषि विकास मुख्यतः निम्न कार्यों में सार्वजनिक निवेश द्वारा संचालित होता था। कौन कौन से कार्यों में? कृषि आधारभूत संरचना जैसे विद्युत, सड़कें, सिंचाई, अनुसंधान, विकास आदि। फिर विस्तार सेवाएं, बाजार और भंडार सुविधाएं आदि का विकास। बाद में ऐसे निवेशों द्वारा आधारभूत संरचना में सुधारों के कारण भूमि विकास, भूमजल सिंचाई, फार्म मशीनीकरण आदि में किसान स्वयं भी निजी निवेश करने के लिए प्रेरित हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? किसान सम्मान निधि योजना तो ये की गई थी 1 दिसंबर 2018 को। कब की गई थी? 1 दिसंबर 2018 को। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो इसमें आंसर आएगा ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि जनवरी दे रखा, दिसंबर इसमें कहीं दिया हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार स्कीम को क्रियान्वित करने का या के क्या लाभ है? यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्वभारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। तो दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा एक और दो दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? सहकारी कृषि के विचार का समर्थक कौन नहीं था? तो वो चरण सिंह जी नहीं थे। चौधरी चरण सिंह ने नेहरू के सोवियत शैली से आर्थिक विकास का विरोध किया था। चौधरी चरण सिंह का विचार था कि सहकारी फार्म भारत में सफल नहीं हो सकते, अतः चरण सिंह को भारत में सहकारी कृषि का समर्थक नहीं माना जाता है। बाकी सब जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अब्दुल कलाम आजाद, ये सब क्या थे? सहकारी कृषि के समर्थक थे। नेक्स्ट है, बुलक कैपिटलिस्ट यानी बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है?
बुल कैपिटलिस्ट यानी बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है, यानी साधन तो हैं लेकिन भरपूर मात्रा में नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है भूमि सुधार का हिस्सा? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, इससे तो भूमि सुधार होता है। फिर भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, काश्तकारी सुधार, बहुफसलीय योजना नहीं है भूमि सुधार का हिस्सा। ठीक है, भारत में आजादी के समय एक ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी जिसमें भूमि का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित था, अतः देश को समृद्ध बनाने हेतु भूमि सुधार को अति आवश्यक माना गया था। इस हेतु जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया था, काश्तकारी सुधार के कार्यक्रम अपनाए गए। तो इसमें शामिल क्या नहीं है? भूफसलीय योजना इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया? कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया ऐसा कौन सा उपाय था? तो मध्यस्थों की समाप्ति, बिल्कुल इसको भी अपनाया गया। जोतों की हदबंदी की गई थी और भूधृति सुधार भी किए गए थे, सबके सब किए गए थे। ठीक है, तो आंसर हमारा रहेगा डी यानी कि उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है हमारा कि भारत में पट्टेदारी सुधारों के उपायों के संदर्भ में, पट्टेदारी सुधार के उपाय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। जो पट्टेदारी सुधार के लिए उपाय किए गए थे कौन से सही हैं? फर्स्ट दिया गया है लगान का विनियमन, बिल्कुल किया गया था। फिर है अवधि की सुरक्षा, ये भी किया गया था। फिर है पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, ये भी किया गया था। तीनों के तीनों जो है पट्टेदार सुधार के उपाय हैं। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 आंसर रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो सीमांत कृषि भूमि जोत आकार इसमें दिया गया है 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिस किसान के पास होगी इसको हम कहेंगे सीमांत कृषि भूमि जोत। ठीक है, कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। अर्ध जोतों का आकार 1 से 2 हेक्टेयर के बीच है तब मध्यम जोतों का आकार 2 से 4 हेक्टेयर है। ऐसे ही ये सब दिया हुआ आप देख लेना। फिर एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है वो किस नाम से जाना जाएगा? तो अभी देखो, अभी हमने देखा था किस नाम से जाना जाएगा, लघु कृषक। देखो इधर 1 से 2 हेक्टेयर, उसको हम क्या कहेंगे? अर्ध जोतों का आकार है, ठीक है, तो वो कहेंगे हम उसे लघु कृषक जिस किसान के पास ऐसा है। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। बिहार में जो कृषि भूमि की जोतों का आकार है दूसरे राज्यों से की तुलना में कैसा है? न्यूनतम है, औसतम है, न्यूनतम से द्वितीय है, उच्चतम से द्वितीय है, तो वो है हमारा न्यूनतम से द्वितीय। बिहार का क्या है? न्यूनतम से द्वितीय है। नेक्स्ट, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्न में से कौन प्रभावी कारण है? कौन प्रभावी कारण है? तो ये है ग्रामीण निर्धनता। फिर नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ प्रणाली दी गई है और एक तरफ क्या है? उनके उद्देश्य दिए गए हैं कि किस प्रणाली में क्या कहा गया है। जैसे सीमांतों को आवंटित भूमि, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, ये कौन सी प्रणाली थी? ये जागीरदार प्रणाली थी। फिर मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, ये किस प्रणाली में था? ये जमींदारी प्रणाली में था। फिर उप किराएदारों पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, ये था रैयतवाड़ी प्रणाली में। और फिर ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त, ये था हमारा महलवाड़ी प्रणाली में। तो हमारा ऐसे आ जाएगा, देख लीजिएगा, एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा फिर याद हो जाएगा। नेक्स्ट, कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी नहीं, पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी नहीं, ये है पूंजी घटाने वाली प्रौद्योगिकी नहीं, कोई नहीं, इसका आंसर रहेगा हमारा ये पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है। उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश कितना है? तो 15% है। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है लगभग, अब अगर मैं 2023 के अकॉर्डिंग बताऊं तो वो है 16%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग है, तो कितना प्रतिशत है? वो 16% है। ठीक है,
फिर है, इस समय भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है 40% है। वर्तमान की मैं आपको बता रही हूँ, 1996 एक्ट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है इसमें। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010 से 11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के योगदान का कितना रहा है? तो कितना रहा है? 2010 और 11 का पूछा हुआ, तो हम उसी के हिसाब से बताएंगे। 10 और 11 में कितना था? 10 और 11 में 15% था। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ रहा है या घट रहा है? तो योगदान जो है घट रहा है अभी। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ में भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम हो रहा है। अभी बताया ना मैंने ऊपर, घट रहा है यानी निरंतर कम हो रहा है। नेक्स्ट है, कृषि जनगणना के संदर्भ में कौन से सही है ये बताना है। लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% है, जबकि वे केवल 47.3% फसल क्षेत्रों के मालिक हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर है, राज्यवार किसकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। ये भी सही है। और राज्यवार कुल जोती गई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारे 1 2 3 बिल्कुल तीनों के तीनों बिल्कुल सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, NSSO के 17वें चक्र द्वारा संचालित कृषक कुटुंबों की स्थिति आंकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राजस्थान में तो सर्वाधिक है। देश के कुल कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक ओबीसी के हैं। नहीं, ये गलत है। केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की। तो ये भी बिल्कुल सही है। हमारा इसमें 1 और 3 बिल्कुल सही है। आंसर रहेगा सी। 30 हमारे क्वेश्चन भारत के 33 है। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो किस राज्य में है ये? 2017 में अगर हम देखेंगे तो उसको छोड़ो, अगर हम 2023 में देखते हैं, 2023, क्योंकि 2017 का अब नहीं पूछा जाएगा। अब तो 2023-24 का पूछा जाएगा, तो 24 का तो अभी आया नहीं, तो 2023 का हम देखेंगे तो गुजरात है वो। ठीक है। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है काली मिट्टी? तो वो होती है कपास के उत्पादन के लिए। 35th क्वेश्चन है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? 20-21 में अगर हम देखें तो गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? 114 मिलियन टन है। तो दोस्तों, मेरी तबीयत है खराब और मैं क्लास को यहीं कर रही हूँ क्लोज। ठीक है, हम कल करते हैं। कल मैं 1 घंटे से ज़्यादा की आपकी क्लास ले लूँगी और इस टॉपिक को जो पूरा क्लियर कर दूँगी, क्योंकि इसमें 200 के करीब क्वेश्चन हैं। तो ये 35 ही क्वेश्चन हुए हमारे। बाकी जो बच गया वो कल के क्लास में करेंगे। जब के लिए आप रिवाइज कीजिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।